बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को, और मैंने आपको कहा था कि अच्छा ये वो सिनेरियोज हैं जहाँ के ऊपर एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ ये भी बात हुई थी कि ये वो सिनेरियो है जहाँ पे डैमेजेस नहीं पड़ेंगे, क्योंकि डैमेजेस का कॉन्सेप्ट नहीं है इनोसेंस की वजह से कि भाई पार्टी के कंट्रोल में नहीं है वो इवेंट, और वो इवेंट या तो इम्पॉसिबल होने वाला है या फिर अनलॉफुल होने वाला है, और ये हमारे कंट्रोल में अनकंट्रोलेबल इवेंट होने की वजह से पार्टी इनोसेंट है। ठीक है, हालांकि वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रही। अब जरा सिर्फ एक छोटी सी बात पे गौर करो, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा रहा है और उसे वॉइड में कन्वर्ट किया जा रहा है और डैमेजेस भी नहीं पड़ रहे। इसका मतलब है पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगी और एक्सक्यूज बनाएंगी सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का। ऐसा ही होगा ना, वो क्या करेंगी, सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का एक्सक्यूज बनाएंगी। लॉ ये मना करेगा कि भाई बहाना नहीं चलाना। रीजनेबल पॉइंट्स मैंने बता दिए कि अच्छा भाई तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया है, पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट थे, डेथ आ गई है, पर्सनल इनकैपेसिटी हो गई है, वॉर ब्रोक आउट हो गई है, या फिर कोई ऐसा चीज जिससे कॉन्ट्रैक्ट की बेस डैमेज हो गई है। हो सकता है ना एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो, देखो जरा मैं गौर करो, मैं सपोज सलमान साहब एक कॉन्ट्रैक्ट करते, सॉरी गला ही चला गया हाँ, आज सलमान साहब एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जी, मैं आपके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा गुड नेम बताइए जरा मुझे। जमशेद। जमशेद के साथ मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ सपोज। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म समझिएगा जरा, मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट किया, आज तारीख है 13 है जी, 13 दिसंबर को। मैंने कहा जमशेद मैं तुम्हें मटेरियल ए प्रोवाइड करूंगा 500 kg एट द रेट ऑफ 150 पर kg। ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अमाउंट आप मल्टीप्लाई करके मुझे बता दें, मुझे कुछ नहीं पता कितने। 750 7500 ओके। एग्जीक्यूशन होनी थी कुछ इस अंदाज से कि मैंने डिलीवरी करनी थी 31 दिसंबर को और जमशेद ने मुझे पेमेंट करनी है 15 जनवरी को। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है हमारा आपस में? बिल्कुल हो सकता है जी, कोई कबाहत नहीं है इसमें। सो मैं कहूं कि अगर 25 दिसंबर को 25 दिसंबर आई और सलमान साहब को पता चला कि जो 150 रुपए का ये ऑफर मार रहे हैं ना, ये मुझे मिलता था उस टाइम पे 120 रुपए का, मैंने 150 का ऑफर कर दिया। मार्केट से बाय करने के मटेरियल तो पता चला कि ये मटेरियल है 250 रुपए का। अब मुझे 250 का पड़े, मैं तुम्हें 150 का कैसे बेच दूं 100 रुपया पर लॉस पे? अब मेरे लिए तो ऐसे ही लग रहा है ना, इम्पॉसिबल सी हो गई सिचुएशन, भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं पूरा करता हूं तो नुकसान में हूं, तो मुझे पूरा नहीं करना, ये सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं रहा मेरे लिए। प्रॉफिटेबल देखना जरूरी है। अब मैं यही बताने लगा हूं, लॉ कहता है भाई ये कौन सा अंदाज है कॉन्ट्रैक्ट को देखने का, तुम जिस चीज का बहाना करने की कोशिश कर रहे हो ये बहाना नहीं चलेगा। भाई प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटने लग जाए तो फिर तो आए दिन हर बंदा अपना कॉन्ट्रैक्ट देखे और देखेगा मैं फायदे में हूं कि नुकसान में, और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा। इस तरह तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट टूटेंगे। कई कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो लॉस मेकिंग होते हैं और आप उसे फुलफिल करते हो, क्यों? क्योंकि आपने कमिट किया होता है। जबान की वैसे लीगैलिटी में कोई हैसियत नहीं है, ठीक है, उसकी सिर्फ हांडी पक सकती है वो वाली जबान की ना, ठीक है, अदरवाइज की कोई हैसियत नहीं। देखो लीगैलिटी में अगर बात करें तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, आपको पता होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ूंगा तो डैमेजेस पड़ेंगे, तभी आप फुलफिल करते हो। अगर हर बंदा इसी बात पे तोड़ने लग जाएगा तो फिर तो सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। मुझे जब नजर आएगा एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे फायदे का नहीं है, मैं कहूंगा ये प्रॉफिटेबल नहीं है, मेरे लिए इम्पॉसिबल है। लॉ कहते हैं ये बहाना नहीं। तो उसी हवाले से इसको फर्दर एक्सटेंड करते हुए एक सबसेक्शन में लॉ ने कुछ ऐसे एक्सप्रेस किया, उन्होंने कहा द फॉलोइंग आर नॉट एक्सेप्टेबल एक्सक्यूजेस फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट। भाई ये बहाने नहीं चलेंगे, और अगर ये बहाने नहीं चलेंगे तो तुम अब अगर परफॉर्म ना किया तुमने तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं, तुमने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, और ब्रीच किया तो क्या होगा? अब अगर ये सलमान साहब इतने में 31 दिसंबर को बेशक प्रोडक्ट महंगी हो गई, ये प्रोडक्ट डिलीवर ना करें तो सलमान साहब ने ब्रीच किया। क्या बात समझ आई? ओके, सो द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स डिफिकल्ट, मोर कॉस्टली, लेस बेनिफिशियल देन दैट एग्रीड एट द टाइम ऑफ इट्स। सो भाई ये बहाना नहीं चलेगा। दूसरा बात,
द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स कमर्शियली अनवायबल। अनवायबल का मतलब भी वही होता है कि कमर्शियली प्रॉफिटेबल ना हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां तक बात समझ आ रही है? ये बहाने अगर नहीं चल रहे तो अगर अब तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा। क्लियर? ओके। देयर इज अ डिफॉल्ट। अच्छा, अब एक और बहाना जरा देखो। अगर मैं कहूं कि अक्सर आप देखते हो कि मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो सारी चीजें खुद नहीं बना रहा होता, कुछ पार्ट्स वो आउटसोर्स करके बैठा होता है। जिस तरह अक्सर शू मेकर जो हैं वो सोल किसी और से बनवा रहे होते हैं। जिस तरह आप होंडा को देख, अच्छा होंडा तो वैसे ही असम्बलर है, उसको तो छोड़ ही दो ना, वो तो ले ही सबसे बाहर से रहा है। मैं चलो कहता हूँ होंडा ने एक कार डिलीवर करनी है, एक ऑर्डर डिलीवर करना है 2 कार्स का। अब उसके लिए शॉक्स आने हैं किसी आउटसोर्स सप्लायर से, वो सप्लायर दे नहीं रहा शॉक्स, लेट हो गया, उसकी वजह से होंडा का कॉन्ट्रैक्ट लेट होगा। होंडा क्या ये बहाना लगाएगा इसकी वजह से लेट हो गया, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सका? ऐसा होगा ना? देखो अगर मैं कहूं मैंने ये ए मटेरियल की जगह मैं कहूं मैंने शूज डिलीवर करने हैं, किसको? जुनेद को। लेकिन शूज का सोल खरीदना था पीछे से, सप्लायर से आना था, शूज का सोल लेट आया, मैं अपना टाइम पे 31 दिसंबर को डिलीवरी नहीं दे सका। ऐसे ही है ना, मैंने 31 को डिलीवरी देनी है, मैं नहीं दे सका 31 को डिलीवरी। अब क्या मैं ये बहाना बनाऊं कि सोल मेकर ने सोल नहीं प्रोवाइड किया इसलिए मैं यार जुनेद नहीं कर सका, तो मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल था परफॉर्म करना क्योंकि मुझे रॉ मटेरियल नहीं मिला था। अब दिखने में लग रहा है कि हाँ यार डिपेंडेंसी तो है, लेकिन लोग कहते हैं मैं इस डिपेंडेंसी को भी नहीं मानता, मुझे थर्ड पार्टी का नहीं पता, मुझे सिर्फ तुम दोनों का पता है। मैं ये जानता हूं तुमने 31 दिसंबर को शूज डिलीवर करने थे, बस तुमने नहीं किए, तो ये बहाना नहीं चलेगा कि तुम थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट थे और उसने तुम्हें सोल प्रोवाइड नहीं किया था। वो मेरे नजदीक कोई बहाना नहीं है, वो थर्ड पार्टी है, वो तुम जानो और वो जाने। फिर तो वो एक सिनेरियो, वो तो गवर्नमेंट बैन आ गया ना, वो तो क्लियर हो जाना है, वो इम्पॉसिबिलिटी में, वो अनलॉफुल में चले जाना है ना। सो देयर इज अ डिफॉल्ट बाय द थर्ड पार्टी ऑन हुज वर्क द प्रोमिसर वाज रिलाइंग, कि ये बंदा सलमान जिसके काम पे डिपेंडेंट था, उसकी वजह से कोई मसला आता है, हमें मसला नहीं है, तुम यहां पे डैमेजेस पे करो क्योंकि तुमने तोड़ दिया। अगर टाइम इतना इंपॉर्टेंट है, पहले मैं ये साथ एक बात समझा दूं क्योंकि मैंने आगे चल के ना टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ानी है। मैं ये बता रहा हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट इतना इंपॉर्टेंट था कि ये 31 को फुलफिल होना चाहिए था। मैं ये इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ टाइम की, ये नहीं है कि बता गया ठीक है 5 को दे देना 10 को दे देना, नहीं 31 को डिलीवर करना था, नहीं तो टूट जाना था। अब 31 को मैं नहीं डिलीवर कर पाया तो भाई मैं डैमेजेस दूंगा। हाँ वो मेरा और थर्ड पार्टी का रिलेशन है कि मैं उससे फिर डैमेजेस रिकवर करूंगा, वो मेरा और उसका वास्ता है, उसमें जुनेद का कोई रोल नहीं है। इज दैट क्लियर? और तीसरी लास्ट बात, स्ट्राइक, लॉकआउट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंस। बेटा देखो कई दफा होता है कि फैक्ट्री के अंदर ना स्ट्राइक हो जाती है कि कई दफ़ा राइट्स नहीं आप प्रॉपर दे रहे होते लेबर के, या लेबर को कोई और चीज़ चाहिए होती है और आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो स्ट्राइक ब्रोकआउट हो जाती है। अच्छा, अब स्ट्राइक के केस में क्या होता है, प्रोडक्शन रुकी हुई है, और अगर प्रोडक्शन रुकी हुई है तो मतलब ये हुआ कि ऑर्डर फुलफिल टाइम पे नहीं होना। अब एक तरीका समझाता हूँ, एक ज़माने में मास्टर डायल अब तो बंद हो चुकी है, मास्टर डायल के 14 दिन, मास्टर डायल वो कंपनी थी जो कि 24 आवर्स प्रोडक्शन पे चलती थी, फैक्ट्री कभी बंद नहीं होती थी, शिफ्टें चेंज होती थी, ठीक है, हर 8 घंटे के बाद एक नई शिफ्ट आ जाती थी, नया सुपरवाइजर आ जाता था, ठीक है, तो शिफ्ट चेंज होती थी, कभी फैक्ट्री बंद नहीं होती थी। मेरी बात समझ आ रही है? अब उस चक्कर में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने यूनियन बनाने की कोशिश की तो फैक्ट्री 14 दिनों के लिए बंद कर दी गई। अब अगर फैक्ट्री 14 डेज के लिए क्लोज हो गई है सपोज, ठीक है, फैक्ट्री 14 डेज के लिए क्लोज, अब प्रोडक्शन ऑर्डर फुलफिल किए होंगे? नहीं। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, जो 24 घंटे चल के नहीं पूरी हो रही थी वो 14 दिन बंद हुई हो तो ऑर्डर्स का क्या हाल हुआ होगा? और सेकेंडली किसी सप्लायर ने उनको आके क्लेम किया होगा? किसी कस्टमर ने उनको आके कोई केस फाइल किया होगा? नहीं। इतना पुराना रिलेशन है, कोई ख़राब नहीं करना चाहेगा, तो ये आपका आपस का मामला, हाँ बिजनेस रिलेशन ये आपका आपस का मामला है कि आप नहीं ख़राब कर रहे, अदरवाइज लॉ ने आपको गुंजाइश दी। मेरी बात आ रही है कि हाँ लॉ ने आपको गुंजाइश तो दी है कि भाई उसने टाइम ब्रीच किया है तो आप उसके ऊपर केस फाइल, वो अलग बात आप नहीं करते, तो लॉ कहता है ये बहाने भी नहीं चलेंगे, आपकी प्रोडक्शन स्ट्राइक हो गई थी इसलिए डिले हो गया ऑर्डर, नहीं भाई अगर ऑर्डर टाइम पे फुलफिल करना कंपलसरी था तो ऑर्डर आपने ब्रीच किया, और ब्रीच किया तो डैमेजेस पे करने पड़ेंगे।
अगर ये सारी बातें क्लॉजेस समझ आ गई तो मैं ई क्लॉज आखिरी क्लॉज डिस्कस करने लगा और वो ये है पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी। बेटा देखो वो कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के दो हिस्से हों अगर, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँ, आपकी एक बहुत अच्छी कंपनी है, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँ और कॉन्ट्रैक्ट ये है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है कि सलमान कहता है भाई मैं आपको ऑडिट सर्विस भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, ऑडिट भी करूँगा आपका कंडक्ट, और आपको टैक्स सर्विसेज भी दूंगा, ठीक है। आपने मुझे टैक्स का डाटा दे दिया, मैंने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, मैंने वो कंप्लायंस कर दी, ठीक, या चलो यूं बात करते हैं, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मुझे ऑडिट का डाटा नहीं दे रहे, फॉर ऑडिट पर्पसेस आप मुझे अपना कंपनी का डाटा नहीं दे रहे, शेयर नहीं कर रहे मुझसे ताकि मैं उसको एग्जामिन कर सकूं। तो बेटा सिंपल सी बात ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल है, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट में एक हिस्सा नहीं दे रहे, एक पोर्शन नहीं फुलफिल कर रहे, और मैं ये कहूँ यार आपने ये वाला काम नहीं किया तो मैं टैक्स वाला भी नहीं कर रहा क्योंकि आपने ऑडिट का डाटा नहीं दिया, भाई ये डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, मैं अलहदा फी चार्ज कर रहा हूं ऑडिट की और अलहदा फीस चार्ज कर रहा हूं टैक्स की। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट एक है लेकिन इसके दो हिस्से हैं, कंप्लीट डिविजिबल हिस्से हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि एक हिस्सा ऑडिट का है जिसकी अलहदा पैसे आ रहे हैं, एक हिस्सा टैक्स का है जिसकी अलहदा पैसे आ रहे हैं। इसका मतलब है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्चुअली में दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो लॉ कहता है अगर तुम एक पूरा नहीं कर पा रहे दूसरा तो पूरा कर सकते हो ना, तो तुम बहाना नहीं चलेगा यहाँ पे कि वो डाटा नहीं दे रहा था इसलिए मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया। लॉ कहेगा अगर ये पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता था तो तुम्हें करना है, और अगर तुमने नहीं किया तो तुमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। किस हवाले से? डाटा के वो मैंने एग्जाम्पल ऐसे बनाई है ना, मैं अगर यूं कहूं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, जैसे अभी आपको एक एग्जाम्पल पढ़ने को मिलेगी, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अभी पहला हिस्सा परफॉर्म नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है, तो लॉ कहता है तू दूसरा हिस्सा परफॉर्म करते है, उस दूसरे बंदे की तरफ मत जा कि वो क्या कह रहा है, पहले के डैमेजेस क्यों पड़ेंगे, पहले तो परफॉर्म ही नहीं हो पा रहा ना, और उसमें हो सकता है गलती उसकी हो। जी बेटे। हाँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। देखो मैंने कहा सब लोग आपस में म्यूचुअल कंसेंट के साथ चलते हैं, कोई किसी पे केस फाइल नहीं करता, सबको पता होता है क्या चल रहा है मुल्क में। मतलब देखो मैंने अपने सप्लायर को या कस्टमर को बताया हो कि सर आज ब्लॉक है सारा, क्योंकि सिविल डिस्टर्बेंस है ना, सिविल डिस्टर्बेंस है, ब्लॉक है सर सारा, मेरा एरिया ब्लॉक है इसलिए आज तो डिलीवरी नहीं होनी, वो बेचारा कोड़ा घूंट करके पी जाएगा, वो आपको डैमेजेस के लिए केस फाइल नहीं करेगा। खुद सोचो ना, वो आप पे केस क्यों फाइल करेगा? वो कहेगा हाँ लेजिटिमेट रीजन है। और अगर फॉर एग्जांपल केस फाइल, वैसे ऐसा कोई होता नहीं, बिजनेस रिलेशन डिस्टर्ब नहीं करते कोई एक दिन के लिए, मेरी बात समझ आ रही है, एक दिन के ज़्यादा भी होते तब भी नहीं करते लोग, क्योंकि लोग आपके साथ चल रहे होते हैं और कोई जेन्युइन रीजन हो तो लोग आपके बेवकूफ़ थोड़ी है, कोई बंदा हर बंदा के केस फाइल करते हैं। खुद सोचो ना, आपको एक माल चाहिए और आप ही से ले रहा हूँ मैं पिछले 1 साल से, मैं क्यों आप पे केस फाइल करूँ? कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब इस केस में अगर केस फाइल करते हो तो सिविल डिस्टर्बेंस रीजन नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। जो मर्जी हो, गवर्नमेंट ने आप पे बैन थोड़ी लगाया, बैन थोड़ी लगाया। हाँ ये एक्सक्यूज मिल जाए शायद कि सर वो बैन लगाया, तो ये इसमें वो मैं कहूँ कि स्पेसिफिकली लॉ में ऐसी कोई बात लिखी हो ऐसा कुछ नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन की बेस पे से सॉल्व होगी, और हो सकता है फैसला आपके हक में ही आए कि यार वाकई वो जगह बंद थी, वो कैसे डिलीवरी करता आप, गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ था उस जगह पे। मेरी बात समझ आ रही? फैसला आपके हक में होगा, लेकिन अगर तुम बुक पे जाओगे, मैं कहूँगा अभी इधर से कुछ नहीं है, तुम्हें मिलेगा केस जजमेंट से, फिर प्रैक्टिस से, यानी यूं कहूँ जुडिशरी डिसाइड कर देगी, इंटरप्रिटेशन कर देगी कि हाँ भाई ऐसी डिस्टर्बेंस जो है सिविल डिस्टर्बेंस, ये इनफैक्ट अनलॉफ इम्पॉसिबिलिटी में चली जाती है। मेरी बात समझ पाए हो, क्लिक कर पाए हो कि वो जुडिशरी डिसाइड करेगी, लॉ में नहीं उसकी जगह लिखी हुई। लॉ में तो सिविल डिस्टर्बेंस को यहाँ डाला हुआ है कि भाई बहाना नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है? इम्पॉसिबिलिटी में चलेगी ना, वो तो फिर आपने FIR कटाई होगी, सब कुछ होगा, आपके पास क्लियर होगा, एविडेंस होगा, ये इम्पॉसिबिलिटी है। आप कहोगे अच्छा मुझे 2 दिन और दो, मैं तुम्हें फिर डिलीवर कर देता हूँ, तो ये इम्पॉसिबिलिटी होगी, इसमें डैमेजेस नहीं बढ़ेंगे। हम्म 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 वो फंसेगा, वो फंसेगा, वो फंसेगा अगर उसने थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग की हुई है तो। मतलब फॉर एग्जांपल ये सोल मेकर है, इसने सोल सप्लाई करने थे उसको, इसने नहीं किए, फंसेगा वो फंसेगा, वो डैमेजेस पड़ेंगे उसको। हाँ वो नहीं डाल पाएगा क्योंकि मैंने इसको बताया कि जुडिशरी इसके हक में फैसला कर देगी
क्योंकि ये सिविल डिस्टर्बेंस जो है ये मैन मेड नहीं है, मैं यूँ कोई मैन मेड नहीं कहना चाहिए, मैं ये कहूँ पब्लिक ने नहीं क्रिएट की, ठीक है, बल्कि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक इम्पोजिशन है, ठीक है ना। तो शायद इस केस में इसको ये मिल जाएगा कि ये सिविल डिस्टर्बेंस इम्पॉसिबिलिटी में फॉल करती है और इसको सेफ साइड मिल जाएगी, ये होगा, ठीक है जी। चलो जी आगे तरह पढ़े फिर एग्जाम्पल 32 to 36। जी 34 तक हो गया, 32 हो गया हुआ, ऊपर कर दूं आप लोगों के लिए, 34 भी हो गया, ओके चलो। जी डन 36 तक को प्रॉब्लम डन 36 तक, ओके। सो अब थोड़ा सा जंप करके आगे आते हैं और 3.4 पे आता हूं मैं, 3.3 छुड़वाया जरा, 3.4 पे इसको एक कोई याद नहीं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेसिशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, हमने एक टाइप पढ़ी थी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या पढ़ा था, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीव पार्टी की ऑप्शन पे है कि वो चाहे तो उसे वैलिड रहने दे, चाहे तो वॉइड कर दे, और अगर वॉइड करने जाएगा तो क्या करेगा, अब रिसेंड करेगा, ऐसे ही है, रिसिशन करेगा, यानी यूं कहें, और लॉ से वो राइट देता है रिसिशन का। अब देखो ये इल्हाम थोड़ी होना है कि आपको ने वॉइड करना है, आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज, कौन सी ऑप्शन एक्सरसाइज, अगर फॉर एग्जांपल मेरी ऑप्शन पे है कि मैंने वैलिड रहने देना या वॉइड, तो मैं अगर खामोश रहता हूं तो क्या होगा, वैलिड रहेगा। तो अगर मुझे उसे रिसिंड करना है, रिसिशन करनी है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इन्फॉर्म करना है, कम्युनिकेट करना है मुझे। अच्छा अब जरा आओ बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर, ऑफर कब कम्युनिकेट समझी जाती थी, चैप्टर 2 याद करके बताओ, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द अदर पर्सन। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेवोकेशन का, रेवोकेशन कब समझी जाती थी कि कम्युनिकेट हो गई है, नहीं नहीं मैंने रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं बोला, मैंने बोला रेवोकेशन के कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल क्या था, वो भी यही था, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अदर पर्सन, याद आई बात। सो ऑफर और रेवोकेशन दोनों का प्रिंसिपल सेम था, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अदर पर्सन, मेरी बात समझ आई है। अच्छा अब जरा देखो यहां पे वो कहता है रिसिशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपने एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना है, मे बी कम्युनिकेटेड और रिवोक्ड इन द सेम मैनर, बिल्कुल उसी मैनर में करेंगे एज अप्लाई टू द कम्युनिकेशन और रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। जैसे तुम प्रपोजल रिवोक करते थे, जो प्रिंसिपल कम्युनिकेशन के रेवोकेशन के जो भी थे एट द टाइम ऑफ प्रपोजल थे, वही प्रिंसिपल यहां पे, मतलब कि रिसिशन तब कम्युनिकेटेड समझी जाएगी व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अदर पर्सन, सिंपल, इज दैट क्लियर। अब आगे जरा पढ़ते हैं, when a person at whose option a contract is voidable rescinded, the other party they too need not to perform any, बस सारी बात है, मैंने जब rescind कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, भाई तुझे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। द पार्टी rescinding a voidable contract must restore the benefits if he had received any benefit from another party। याद है इसको हम क्या बोलते थे, restitution of benefits या restore करना benefits को, क्लियर।
ये दोनों बातें समझ आ गई तो प्लीज 38 पढ़िए। ये पुराना नॉलेज था, मैं आपको ये बातें पहले बता चुका हुआ था, आज हम इस सेक्शन के अंडर पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने सेक्शन याद नहीं करने प्लीज। चलें, जी 38 क्लियर, आसान सी बात थी। एक और बात बहुत आसान जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, मैंने ये कहा था जो तुमने कमाया नहीं वो तुम्हारा नहीं है, ठीक है, ऐसे कहा था ना, हमने एक लाइन भी पढ़ी थी, यू कैन नॉट एंजॉय एट द बेनिफिट, यू कैन नॉट गेट बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर पार्टी, ये बात हमने लाइन एक स्टेटमेंट पढ़ी थी। और इसी कॉन्सेप्ट को फिर हमने बेस बना के कहा था रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, भाई वापस करो, आपके अब्बा जी का है वापस करो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, वॉइड कर दिया है, वापस करो, एग्रीमेंट वॉइड था वापस करो, बात समझ। स्वाय इलीगल के जिसमें वेजरिंग में लॉ कहता है कि भाई मैं रिकवर करने में हेल्प नहीं करूंगा, बाकी में वो कहता है वापस करो, ठीक है, जब माइनर के साथ एग्रीमेंट था वॉइड था, ऐसे ही है रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड वॉइड था, लॉ कहता है जो बेनिफिट लिया वापस कर, रीस जो कंज्यूम कर लिया वो तो नहीं करता, जो नहीं करता वो तो वापस करता है ना। सो हमने पढ़ा कि मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि वॉइड एग्रीमेंट में आप कहते थे वापस करो भाई जहां जहां पॉसिबल है, रिस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, तो वही बात यहां पे लिखी हुई है, व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, बाद में पता चला वॉइड हो गया, ठीक है, और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, any person who have received any benefit, any advantage under such agreement or contract is bound to or to make a compensation for it। तो ये वही बात है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स की, जो उसने आके सेक्शन 65 में दोबारा एक्सप्लेन की है, ठीक है। अब एग्जांपल पढ़िए जी प्लीज, 39, 40, 41 और 42। एक पॉइंट बस ऊपर रह गया हमारा पढ़ने वाला, जो मैं अभी छोड़वा के आया हूं, वो भी बस पढ़ते हैं और चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको कंक्लूड करते हैं। जी प्लीज। एडवांस जो आपने बयाना दिया होता है, वो जो कब्जा नहीं कर लेते उसे फॉरफिटेड बोलते हैं। वो वापस क्यों नहीं होता, किस हवाले से, जरा एग्रीमेंट बताओ क्या करना चाह रहे हो पहले तो। हम्म, हाँ देखो, आपने प्रॉमिस जब करते हो ना, ये एक एग्रीमेंट होता है, किस तरह, जब आप टोकन देते हो ना, तो इनफैक्ट आप प्रॉमिस करते हो कि इतने दिन के लिए अब आपने ये घर किसी और को सेल नहीं करना। सो इनफैक्ट वो एक एडिशनल एग्रीमेंट होता है अंडर अ सेल एग्रीमेंट। आपने भी सेल एग्रीमेंट करना है, कल को दोबारा साइन होना है एक सेल डीड जिसमें आपने लिखना है इतना बयाना था, इतनी और अमाउंट थी और ये घर अब मेरा हो गया, ऐसा ही है गवाहों की मौजूदगी में। बयाना क्या होता है, ये जो टोकन मनी होती है जिसे आप बोलते हो, ये क्या होती है, ये इनफैक्ट ये चीज़ है कि आपने वो अमाउंट उसके साथ प्रॉमिस किया कि भाई ये घर अब आपने 10 दिनों के लिए या 30 दिनों के लिए किसी और को नहीं दिखाना, ये घर मेरा है, ठीक है, मैं खरीदूंगा 30 दिन बाद। अब आप एक प्रॉमिस करके जाते हो, अगेन आप कंसिडरेशन पे करते हो, जजाकल्ला, टू कीप अ प्रॉमिस अलाइव, और वो 30 दिन अगले किसी को घर नहीं दिखा रहा, वो सारी अपनी अपॉर्चुनिटीज क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, वो नहीं किसी को दिखा रहा, क्योंकि आपके साथ वादा कर चुका है। और हो सकता है ना ऐसा, देखो मैं तुम्हें मजा बात बताता हूं, आपने घर, मैंने आपके साथ वादा कर लिया कि भाई से 70 लाख का आपका, मुझे कल एक बंदा मिला, कहता है सर 90 का देना है, अब मेरा तो जिस्म टूटेगा ना कि मैं यार क्या 70 की डील कर बैठा हूँ, 90 का दे देता, लेकिन मैं नहीं दे पाऊंगा, क्यों, क्योंकि आपका टोकन मैंने लिया हुआ है। अब अगर मैं उसको डील करना चाहूंगा तो फिर क्या करूंगा, वापस खाली टोकन नहीं करूंगा, क्या होता है, डबल वापस करना पड़ता है। इसलिए कभी आप बड़ी डील्स देखना, मैं एक रिसेंटली एक रिसेंट नहीं, खैर बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मैं रिसेंटली बोल दिया, एक डील थी, बहुत बड़ी डील थी, गालबन 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी की होगी। उस पर्सन ने
50 लाख रुपया टोकन पे किया जस्ट टू सिक्योर द डील कि भाई तू कल बेची ना किसी को, क्योंकि कब कब बेचेगा तो क्या करेगा, 1 करोड़ वापस करेगा। अब नहीं वो बेचेगा किसी और को, ना किसी से पूछेगा कितने का बिक रहा है। बात कुछ समझ आई है? लोग तो टोकन जमा करा देना, ये 5,000 रुपया तू कल आ, मैं तुझे 10,000 तेरे मुंह पे मारूंगा। मैं रियलिटी बता रहा हूं। इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती है ना, जो छोटी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, उसमें टोकन बहुत छोटी अमाउंट का होता है, 20,000, 30,000, 50, मैक्सिमम 40-50,000 तक का होता है। लेकिन जो बड़ी कमर्शियल डील्स होती है ना, उसमें कभी आप देखना, क्योंकि वहां पे वैल्यू जो है ना, वहां पे जो बायर है वो बड़ा वेरिएंट है। वो कल आगे कहते हैं 2.5 करोड़ नहीं, मुझे 4 करोड़ की मुझे दे दो, 3 करोड़ की मुझे दे दो। अब वहां पे बंदा फिर सैलड पिघलना शुरू हो जाता है कि यार दे दो। हाँ हाँ, करते हैं ऐसे। सो वही अब मैंने कहा ना, टोकन मनी एक प्रॉमिस के, एक सेल प्रॉमिस से पहले का एक प्रॉमिस है, जिसमें मैं आपको पे कर रहा हूं टोकन मनी, पैसे कंसिडरेशन आपके लिए, और आपकी तरफ से मेरे लिए कंसिडरेशन है कि आप अगले 1 महीने किसी और को घर नहीं दिखाओगे। सो इट्स अ प्रॉमिस, इट्स एन एग्रीमेंट विद इन एन एग्रीमेंट। ठीक है, बात समझ आई है? इसलिए अगर मैं कहूं कि खाली सुक्का प्रॉमिस किया हो कि भाई आप, मैं सपोज आया हूं, मैंने वादा कर लिया, या तू बस 30 दिन ठहर जा, मैं आ रहा हूं, और भाई ये बाइंडिंग नहीं है तुम पे। तुम अगले दिन ही तुम्हें कोई अच्छा कस्टमर मिले तुम बेच दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ठीक है जी। तो जरा प्लीज 39 to 42 बताइए, कोई और प्रॉब्लम? सब क्लियर है? पक्की बात है बेटी आपको भी? ओके चलो फिर अब ऊपर चलते हैं। कंपेंसेशन इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। कहते हैं ये बड़ी आसान सी बात है, इसलिए यहीं से पढ़ लेते हैं। व्हेन वन पर्सन हैज प्रॉमिस्ड टू डू समथिंग which he knew and which the promisee did not know to be impossible or unlawful। मुझे बस इस बात से समझ के एक बात समझाओ, एक बंदे को पता है जो मैं वादा कर रहा हूं ये इम्पॉसिबल है, सामान डूब चुका है, कोई शिपमेंट नहीं आ रहा, तबाह हो चुका है मेरा स्टॉक, और शाबाश, इट्स अ फ्रॉड। One person is actually having an intention to deceive the other party। बात समझ आई? तो नहीं, साइलेंस नहीं है, वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, प्रॉमिस टू डू समथिंग। हाँ तो बेटा मैं धोखा देने की कोशिश कर रहा हूँ ना, साइलेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इट्स एन ओमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और मुझे पता उसे नहीं पता, तो फिर वही वाले कॉन्सिक्वेंस होने चाहिए ना जो फ्रॉड के हैं। सच प्रोमिसर मस्ट मेक कंपनसेशन टू द प्रोमिसी फॉर एनी लॉस विच सच प्रोमिसी सस्टेन। अब पढ़ लो एग्जाम्पल प्लीज, मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ जाएगी। क्लियर? एम होती है मोर देन वन मैरिजेस, एक से ज्यादा शादियां करना। जी डन। अच्छा जी, इसके साथ ही ये चैप्टर बेटे खत्म हो गया, लेकिन जो घर से करने वाला होमवर्क है बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक क्वेश्चन करना है आपने, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन 8, और एक करना है 7। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 एंड 8। 7 है स्प्रिंग 2015 का पास पेपर, और प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 है स्प्रिंग 2020 का पास पेपर। और कल आप करके आएंगे, मैं एक दफ़ा रैंडम बेसिस पे कुछ बच्चों का चेक करूंगा, क्योंकि ये वाकई यहाँ पे आपकी वंस अगेन, जैसा मैं कभी कभी चेक करता हूँ, उसकी रीज़न होती है कि कुछ जगह होती है जहाँ पे लिखने का अंदाज मुझे देखना है। अब यहाँ पे लिखने का अंदाज मुझे आप लोगों का देखना है, यहाँ से गलतियाँ मिलेंगी आपकी, तो इसलिए सोल्यूशन देख के कोई नहीं करेगा। जो पहली दफ़ा जहन में आएगा, सोच के 2 दफ़ा सवाल पढ़ना है, जैसा लगेगा मुझे इसको कैसे प्लान करना है, आपने वैसे लिख के आना है, क्योंकि मुझे डिसाइड करने दो आपके अंदर, मुझे आइडेंटिफाई करने दो कि आपके अंदर मिस्टेक कहाँ पे है, ना कि आप खुद इटसेल्फ एक दफ़ा पढ़ के सॉल्व कर लो, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है? सो 7 और 8 इंशाल्लाह आपने पढ़ के आना है, बाकी कल होमवर्क के तौर पे दूंगा, और साथ अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अल्लाह ताला सबको साइंस फरमाए। टेस्ट हमारा डिसाइड हो चुका हुआ है इस क्लास का, 5 और 6 का। ठीक है जी, अल्लाह ताला सबको साइंस फरमाए।